My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर है विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है क्या कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल अन्य आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अगर एक आवेश पर अनेकों आवेश द्वारा, कहने का मतलब ये हुआ कि एक आवेश पर अनेकों आवेश द्वारा लगने वाला कुल विद्युत बल अलग अलग आवेश द्वारा लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। परंतु ऐसे तो मैंने लेक्चर में बता दिया, अब मैं लेक्चर दूंगा फिगर के साथ। चलिए मैं फिगर के साथ आपको बताता हूँ, फिगर के साथ लेक्चर और पूरा से वर्णन करता हूँ। आपका सब्जेक्ट मैटर रहा विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इस सिद्धांत के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, दो आवेशों के बीच, मान लीजिए कि ये आवेश Q1 है और ये Q1 और Q के बीच कोई विद्युत बल लग रहा है, तो Q1 और Q के बीच लगने वाला विद्युत बल जो है ना, तो क्या कह रहा है, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल अन्य आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। माने समझ लीजिए यहाँ पर जो जैसे ये Q1 और Q के बीच विद्युत बल लग रहा है और यहीं पर मान लीजिए Q2 मौजूद है या Q3 मौजूद है, तो इस पर जो है ना, इसकी उपस्थिति पर इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल निर्भर नहीं करता है। यानी कि यह अपने बल के बारे में समझ रहा है, यह अपने बल के बारे में समझ रहा है, इसके द्वारा इस पर लगने वाले बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और से है, अगर ये जो है Q1 जो है Q पर F1 बल लगा रहा है ना, तो ये Q2 जो है Q पर F2 बल लगा रहा है और Q पर क्या है, F3 वेक्टर F3 बल लगा रहा है। तो सब अपने अपने माने दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है ना, वो अन्य आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। सब आवेश अपने अपने बल से मतलब रखता है। देखिए अब चलिएगा, किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगने वाला कुल विद्युत बल, अरे किसी आवेश, जैसे किसी आवेश मान लीजिए Q, इस पर लगने वाला अनेक आवेश यानी कि Q1 द्वारा लगने वाला वेक्टर F1, Q2 द्वारा लगने वाला Q पर बल वेक्टर F2 और Q3 द्वारा Q पर लगने वाला बल वेक्टर F3 हो गया। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगने वाला कुल विद्युत बल, तो अभी मैंने बताया ना कि एक Q पर जो है Q1 द्वारा F1, Q2 द्वारा, एक Q पर क्या है, Q1 द्वारा लगने वाला बल क्या है, F1 है, Q2 द्वारा लगने वाला बल क्या है, वेक्टर F2 है, और Q3 द्वारा लगने वाला बल क्या है, वेक्टर F3 है। तो सब क्या है, अपने अपने है ना बल पर, ये जो है ना अपने अपने में स्वतंत्र है। यानी कि प्रत्येक है ना, यानी कि प्रत्येक जो लगाता है बल Q पर, इसके बल में दूसरे के बल का कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि Q1 और Q के बीच जो बल लग रहा है, इस पर जो है ना Q2 की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह Q2 और Q के बीच जो लग रहा है बल, उसे Q3 की उपस्थिति का कोई असर नहीं पड़ता। तो यही के बारे में कहा जा रहा है कि, यानी कि इसी के बारे में यह कहा गया था क्या कि दो आवेशों, इसी के बारे में कहा गया था कि इस माने अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, उसी के बारे में कहा जा रही। कौन सी हमारा टॉपिक है, यह टॉपिक हमारा क्या है कि विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स,
इस सिद्धांत के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल अन्य आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है, जो मैंने अभी बताया है ना। फिर अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगने वाला कुल विद्युत बल अलग अलग आवेश द्वारा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसका अर्थ समझे हैं कि जैसे एक किसी आवेश मान में समझ लीजिए कि Q पर जो लग रहा है Q1 द्वारा बल F1 और Q2 द्वारा जो बल लग रहा है F2 और Q3 द्वारा जो बल लग रहा है F3, तो ये सारे बलों का जो तो इस पर जो ये सारे जो अपना अपना बल लगा रहे हैं, तो Q पर लगने वाला जो कुल बल होगा, Q पर जो लगने वाला कुल बल होगा क्या होगा, इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख के भी समझा दिया कि मान लिया कि Q1 Q2 तथा Q3 आवेश द्वारा Q पर लगने वाला बल क्रमशः वेक्टर F1 वेक्टर F2 अब वेक्टर F3 है। वेक्टर F3 हो तो Q पर आरोपित कुल बल Q पर आरोपित Q पर आरोपित कुल बल, तो ये Q पर जो आरोपित कुल बल होगा कौन होगा, वेक्टर F जो होगा वह किसके बराबर होगा, ये Q1 द्वारा आरोपित बल Q1 द्वारा Q पर आरोपित बल वेक्टर F1, Q2 द्वारा Q पर आरोपित बल वेक्टर F2 और Q3 द्वारा Q पर आरोपित बल वेक्टर F3 के सदिश योग के बराबर होगा। यहाँ बजाबते लिखा हुआ है कि Q पर आरोपित बल जो होगा वह क्या होगा, Q पर आरोपित बल वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, Q1 द्वारा आरोपित बल वेक्टर F1 तथा Q2 द्वारा आरोपित बल वेक्टर F2 तथा Q3 द्वारा आरोपित बल वेक्टर F3 के सदिश योग के बराबर होगा।